तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स का 2021 का सेट 2 HL इसके विस्तृत उत्तरी प्रश्न। मैंने ऑब्जेक्टिव्स की 5 वीडियोस बनाई हैं जिन्हें अगर आप देख लेते हैं तो कोई भी बोर्ड एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आते तो केवल और केवल उन वीडियोस को देख लीजिए। कोई भी ऑब्जेक्टिव छूट जाए तो मुझसे कहना, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। और अगर आपने 2022 और 2023 के सेट नहीं किए हैं तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से मेरी रेगुलर वीडियो देखिए, केवल और केवल विस्तृत जो प्रश्न है आपके 2 4 6 नंबर वाले उन्हीं की जो है वीडियोज आएंगी और उन्हें जो आपके जब तक पेपर नहीं हो जाते तब तक रेगुलर वीडियो आएंगी, ठीक है, मैथमेटिक्स पर ही आएंगी। तो उन्हें अटेम्प्ट करना है आपको। कोई भी ना ही आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना ही आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न छूटेगा, एक भी नहीं क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। तो केवल और केवल वीडियोस को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना चाहते तो, ठीक है। आज से सभी के सभी जो है जो दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न होते हैं 2 4 चैनल वाला उन्हीं पर जो है वीडियोस आएंगी, रेगुलर वीडियो आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, ठीक है। और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो कुछ भी हो हमसे जो है कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, लिख कर ले लो, 2024 बोर्ड एग्जाम में आएगा। √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, हमें √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। किसी भी को भी अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो उसे परिमेय संख्या मान लेना होता है। तो यहां पर मैं मान लूंगा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है। अगर यह परिमेय संख्या है, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर होगी, यानी अंश और हर में होगी, ठीक है। चलो इसलिए मैंने इसको बराबर लिख दिया। और PQ क्या है, जहां P और Q पूर्णांक है, जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल डिक्टू वैसे ही करना है। P और Q पूर्णांक है, ठीक है, एक भी नंबर नहीं छूटेगा। ये क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है, पूर्णांक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। P की 1 से गुणा हो जाएगी तो P आ जाएगा, इसकी इधर करा देंगे तो हो जाएगा √5Q। ये समीकरण आपकी हो जाएगी पहली। अब देख लो यहाँ पर बराबर के इधर जो है आपको √ दिख रहा है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर बराबर के इधर या इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड अगर √ की संख्या होती है तो वर्ग करना पड़ता है। तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, इससे कि हट जाएगा ये √ ठीक है। तो दोनों वर्ग करने पर देखो P के ऊपर वर्ग कर दो। वर्ग करने का मतलब होता है बेटा स्क्वायर लगाना, तो स्क्वायर लगा देना है हमको, ठीक है। इधर भी स्क्वायर लगा दो। देखो ये P का स्क्वायर है और देखो इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल 5 बचेगा, और Q के ऊपर भी स्क्वायर है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, देखिए 5 क्या है, गुणा में है तो इधर बटे में आ जाएगा, P स्क्वायर के बटे में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो P स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है। P स्क्वायर 5 से विभाजित है। विभाजित होने का मतलब भाग हो जाएगा, जिसका भाग हो जाता है उसे विभाजित कहते हैं, विभाजित है। अच्छा देखो गुणा में था बटे में आ गया, इसका मतलब P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए हम कह सकते हैं P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। अब कैसे ये संभव है, देखिए अगर 4 का स्क्वायर में कह दूं आपसे 2 से विभाजित है, देखो 4 को 16 होगा और 2 8 16 हो जाएगा। मतलब इस टाइप से ये देखो 4 का स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब 4 भी 2 से विभाजित होना चाहिए। 2 दूना 4, समझ गए बात को। यही चीज़ है, यहाँ आपको लिखनी नहीं है, ये आपको यहीं पर लिखना है, ठीक है। समझा दिया मैंने। अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो केवल P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। चलो और आगे हम मान सकते हैं, देखिए कि माना यहाँ से देखिए P बराबर 5 के, जहाँ के कोई पूर्णांक है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि P स्क्वायर को मैंने 5 से विभाजित किया। अब देखो Q स्क्वायर को भी सेम ही करेंगे, तब जाकर के हमारा सिद्ध हो जाएगा। चलिए 2 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये P स्क्वायर P बराबर 5 के मैंने मान लिया है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से P बराबर √5Q है, तो इसकी जगह पर हम इस मान को रख सकते हैं। तो लिख दो समीकरण फर्स्ट से देखो P की जगह पर क्या रख देंगे, हम √5Q रख देंगे, ठीक है। और हमारे पास इधर कितना है, 5K है। अब यहाँ पर देखिए फिर से √ की संख्या आ गई, तो इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो लिख दो दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर। देखो इधर भी वर्ग करना है और इधर भी वर्ग करना है, आपको दोनों तरफ बिल्कुल करना है। इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, केवल 5 बचेगा और ये Q स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर देखोगे तो 25 के स्क्वायर, ये 5 से 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमको मिला Q स्क्वायर बराबर
5k²। अब 5 गुणा में तो उधर बटे में आ जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो q² जैसे ऊपर किया बिल्कुल सेम ही लिखो। देखो ये 5 गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, तो कहने का मतलब ये है कि q² जो है वो 5 से विभाजित है, जैसे ऊपर लिखा बिल्कुल सेम विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। समझ गए बात को। अब आप देखेंगे P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, तो कहने का मतलब ये है P और Q का जो अभाज्य गुणनखंड है, जो कॉमन पॉइंट है वो है 5, दोनों 5 से विभाजित है, इसका मतलब उभयनिष्ठ जो है वो 5 है। तो लिख दो यहाँ पर इसी बात को कि यहाँ पर स्टेटमेंट इतनी लिख देनी है आपको, चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसका मतलब यह है कि P और Q का जब आप HCF निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है कि नहीं भैया। जो चीज़ दोनों तरफ होती है, तो वो क्या होती है, HCF होता है कि नहीं। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों ओर है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, इसका मतलब P और Q का HCF 5 है। ठीक है, परंतु यहाँ पर थोड़ी आगे देखिए, आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ी स्टेटमेंट आगे बढ़ाकर लिखनी है। देखिए जो कि P और Q का HCF जो है वो 1 के बराबर नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है भाई कि नहीं। देखो समझो बात को, अपरिमेय संख्याओं का HCF 1 होता है, इसका HCF 1 नहीं आया, 5 आया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने परिमेय माना था, लेकिन इसका भाई परिमेय माना था, जिसका जो है 1 नहीं आया, 5 आया, इसलिए जो है ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ गए इस क्वेश्चन को। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे देखिए। इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर हमको 2 रैखिक समीकरण दी गई हैं, उसको हल करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ये आता है देन आप इसको स्किप करके दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो देख लीजिए। यहाँ पर x - y = 26 और है x - का 3y = 0। इसी हमको हल करके जो है x और y का मान निकालना है। ठीक है, चलो बहुत ही आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको पता ही है, विलोपन विधि से कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो, बजगुणन से कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। 3 विधि हैं आपके पास। तो देखिए आपको इसको क्या करना है, हम तो विलोपन विधि से करेंगे, हमें विलोपन विधि अच्छी लगती है, तो क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटा देते हैं, क्योंकि आपका x बराबर है इसलिए घटा सकते हैं। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटा देंगे। फर्स्ट हमारे पास है x - y = 26 और जो सेकंड है हमारे पास वो है x - 3y = 0। ठीक है भैया, घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस है क्योंकि ये प्लस है, माइनस से कट जाएगा। ये प्लस का 3y माइनस का y है, तो प्लस माइनस माइनस 3y से y चला गया तो बचेगा 2y। ठीक है, यहाँ से हमारे पास बचेगा 26, तो काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो y बराबर हमारे पास आ गया 13। क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। y बराबर आ गया 13। अब y का मान मिल गया, अब x का मान निकालना है तो x का मान निकाल लो। देखो इस y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख करके आप x का मान निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि मैं फर्स्ट में रखूँ तो आप भी फर्स्ट में रखो, आप सेकंड में भी रख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए मैं सेकंड में रख देता हूँ, सेकंड में रखने पर। ठीक है, रख सकते हो आप। देखो x - 3y की जगह पर कितना रखना है, 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 33 39। तो ये हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो तीसरा क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P इतना है और R इतना है से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये एक बिंदु है, इनसे समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है। समझो कॉन्सेप्ट को समझ ले तो क्वेश्चन खत्म। देखो क्वेश्चन हमारे पास एक Q बिंदु है। क्या है, ये Q बिंदु है। ये हमारा दो बिंदुओं P और R से, ये
देखो ये वाला बिंदु है, अकेला बिंदु है, ये P और R से समदूरस्थ है। कहने का मतलब ये वाला अकेला बिंदु है इससे और इससे समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, है कि नहीं, समदूरस्थ यानी समान दूरी होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू की दूरी किसके बराबर होगी, पी क्यू की दूरी होगी बराबर आर क्यू के, आर क्यू की दूरी। हो गया। अब आंसर, अब कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है। तो अब बस अब जो है आंसर आ गया। देखो क्यू कितना है हमारे पास, क्यू हमारे पास है 0,1, ठीक है। और यहाँ पर पी जो है, पी हमारे पास है 5,-3, और जो आर है बेटा हमारे पास वो है x,6। चलो अब ये x हमको निकालना है, ये x निकालना है, बहुत ही आसान है। देखो कैसे करेंगे इस चीज़ को, बस यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। देखो दूरी है तो यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला लगा दो। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। फार्मूला देखिए याद होने चाहिए, ठीक है, फार्मूला आपको याद होने ही चाहिए तभी कर पाओगे क्वेश्चन। देखिए अंडर रूट से अंडर कट जाएगा, और x2 बेटा कितना है, देखो यहाँ पर p q है ना, तो p और q ये है, तो x2 इसमें हमारे पास 5 है और x1 हमारे पास 0 है, y2 अपने पास 3 है और y1 अपने पास ये है, तो प्लस का ये हो जाएगा इस टाइप से। और सिमिलरली यहाँ पर देखो अंडर रूट तो कट गया ना, तो यहाँ पर ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो x2 यहाँ पर समझो बात को, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, देखो आर क्यू, तो आर क्यू ये है हमारे पास, देखो ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, x2 अपने पास है x और x1 अपने पास है 0, y2 अपने पास है 6 और y1 अपने पास है 1। अब देखो इसको सॉल्व कर दो, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और 3 और 1 4, 4 चौको 16। यहाँ पर देखो x में से 0 जाएगा तो x बचेगा, तो x का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, 6 में से 1 गया 5 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और ये प्लस का 25 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 25। और यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हाँ यहाँ पर प्लस का 16 है ना, प्लस का 16 लिख लो, और बराबर अपने पास है x स्क्वायर। देखो प्लस को इधर ले आया 25 का तो कट जाएगा। देन आप इसको देखिए, मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर जो है बता दूंगा मैं, डिवाइडर किया, चलिए यहाँ पर अगले पेज में बता दूंगा आपको। देखो यहाँ पर क्या बचा, 16 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ बची हमारे पास 16 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान निकाल दो भाई, बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर हटा लेंगे तो इधर जो है रूट चढ़ जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 4। तो ये हमारे पास एक्स का मान होगा। प्लस माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि अंडर रूट से संख्या बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में आती है, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। चलो अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसका, उसे देख लेते हैं। देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही बार रिपीटेड किए गए हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, हाँ चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा है शायद। चलो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है तो इसे हम नहीं करेंगे, ये आप कट लगा दीजिए इस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि बिंदु 8,1 और k, -4 और 2, -5 सररेख है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सररेख से संबंधित कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस से हटा दिया गया तो इसे भी हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका बहुलक निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बहुलक निकालना, माध्यक निकालना, माध्य निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। हर बार क्वेश्चन 15 नंबर में पूछता है बोर्ड, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में है, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है, ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया गया है और यहाँ पर बारंबारता है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, अगर आपको बहुलक निकालना नहीं आता है देन आप पूरा वीडियो देखिएगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपको आता है तो स्किप करके दूसरा क्वेश्चन देख लो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ यार आपको क्वेश्चन आता है आप तब भी डटे रहो, तब भी देखते रहो, आपका टाइम अभी बहुत गोल्डन है, ठीक है, उसको जो है वेस्ट मत कीजिए। चलो देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल क्या है हमारे पास, 0 से 10 है, क्वेश्चन ऊपर देखिए, और 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है, ठीक है। ये बारंबार वर्ग अंतराल है हमारा, ठीक है। और बारंबारता क्या है हमारे पास, 8 है, 10 है, 12 है, 16 है और 4 है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। देखो बहुलक निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना है बस, अगर फार्मूला याद हो गया तो काम हो गया। बहुलक बराबर फार्मूला होगा L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 गुणा H। अब इन मानों को तो निकालना पड़ेगा ना, H को, F1 को, F2 को, L को,
ये आपके दाएं हाथ का खेल है। देखो कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहले क्या आपको ये मानों को निकालना है, तो देखो सबसे पहले इसे समझो ये एफ है, ठीक है, ये एफ है, बारंबारता जो होती है ये एफ होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है F1। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, F1 निकालना है। अगर F1 निकल गया तो सब कुछ निकल जाएगा। F में जो सबसे बड़ा होगा वही F1 होगा। तो F में सबसे बड़ा क्या है, 16 है, तो F1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये F1 है, तो F1 हमारा देखिए 16 आ गया। तो अब F0 देखो, F1 के ऊपर वाला F0 और F1 के नीचे वाला F2, अब और F1 के सामने वाला L, ठीक है, समझ में आ गया। देखो कितना आसान था, ठीक है। F1 हो गया और F0 देखिए हमारे पास क्या है, 12 है, और जो F2 है बेटा वो हमारे पास 4 है, और जो L है हमारे पास वो है 30, ठीक है। H क्या होता है, देखो बेटा H क्या होता है, H अंतर होता है। तो अंतराल में कितने कितने का अंतर है, देखिए 0 में 10 जोड़ा 10 आया, 10 में 10 जोड़ा 20 आया, मतलब 10 जोड़ने पर मिल रहा है, तो इसका मतलब अंतर जो है बेटा वो 10 का है, ठीक है। तो अब इसमें मान को रख दो और आंसर निकाल दो, ठीक है। बहुलक बराबर देखो, बहुलक बराबर देखो L है, तो L कितना है हमारे पास 30 है, प्लस F1 कितना है हमारे पास 16 है, F0 अपने पास 12 है, 2 इंटू F1 अपने पास 16 है, F0 12 और F2 4 है, ठीक है, और H 10 है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 30 प्लस यहाँ पर बचेंगे 4, नीचे 16 दूना 32 माइनस 12 माइनस 4 गुणा 10, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा देखो 30 प्लस 4 बटा, यहाँ से हमारे पास चलेगा देखो 0 और 20 बचेंगे ना हमारे पास, और 4 चला जाएगा तो 16 बचेगा, ठीक है। तो 16 बचा और गुणा में 10, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 4 दूना 8, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन हो गया। अब देखो यहाँ पर, इसके बाद देखिए इसके बाद कैसे करेंगे। इसके बाद सॉल्यूशन है बेटा, सॉल्यूशन कर लो बस। देखो यहाँ पर 30 है प्लस ऊपर 1 है ना, तो 1 की 5 से गुणा होगी तो 5 आएगा, और नीचे हमारे पास 2 है, इसके बेटा कुछ नहीं तो 1, 2 3 6 और 5 एकम 5 और 2 एकम 2, तो 65 बटा 2 आ जाएगा। भाग देने पर 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये हमारे पास जो है आंसर आएगा, ठीक है। समझ गया क्वेश्चन को, बहुत ही आसान था। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना था। चलो इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। दूसरे का ऊपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर ये समीकरण युग्म दी गई है, उसको हल करना है। ऊपर देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके जो है सिलेबस से हटा देगा, तो इसे हम नहीं करेंगे, ठीक है, हटा दिया गया तो इसे नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक तार है, उसको खींच करके एक दूसरा तार बनाया जाता है। चलो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे का देखिए क्या है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक तार है, ठीक है, एक ये तार होगा, ठीक है। इस वाले तार का जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो बेटा कितनी है, 1 है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ऊपर देखिए बोल रहा है 8 सेंटीमीटर लंबा तार। अब क्या किया जाता है, तांबे की छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 सेंटीमीटर तांबे के तार के रूप में खींचा जाता है। मतलब इसी तार को क्या किया जाता है, एक दूसरा तार बनाया जाता है इसी से, ठीक है, इसी से एक दूसरा तार बनाया जाता है। वो पतला लगभग होता है और कुछ इस प्रकार से देखिए, ठीक है, समझो बात को। ये तार था, इसको खींच करके एक लंबा तार बना दिया गया, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, मोटाई क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार। अच्छा, इस वाले तार की लंबाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर है कि मीटर है, सॉरी गाइस, मीटर है, ठीक है। तो मीटर में सेंटीमीटर में नहीं है। ये 8 मीटर लंबा तार था लेकिन मोटा था। इसको क्या किया, खींचा गया, खींच करके जो है 18 सेंटीमीटर लंबा तार और पतला हो गया। देखिए इसकी लंबाई थोड़ी कम है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, लेकिन इसकी मोटाई जो है ज़्यादा है, इसकी मोटाई कम है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इस वाले ये जो तार है इसकी मोटाई कितनी होगी। ये जो है ना, ये वाला जो है, ये पार्ट हमको बताना है इसके कितना मोटा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना मोटा होगा। तो हमें क्या निकालनी है, तार की मोटाई निकालनी है। तार की मोटाई हमको बतानी है। समझ में आ गया क्वेश्चन। पहले तार था, ये तार जो था 8 सेंटीमीटर लंबा था, इसकी जो मोटाई थी वो 1 सेंटीमीटर, लगभग 2 सेंटीमीटर नहीं, 2
हाँ 2 सेंटीमीटर इसकी जो है मोटाई थी, ठीक है। अब इसको यहाँ पर बना दिया गया, इस टाइप से ये तार बनाया गया, ठीक है। चलो अब क्या है इसका जो ये किस आकार का है, ये बेलनाकार है। बेलन के आकार का है ना, तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। तो कह सकते हैं कि इस तार का आयतन बराबर होगा इस तार का आयतन। तो लिख दीजिए यहाँ पर, इसलिए बेलनाकार तार का आयतन बराबर नए तार का आयतन, ठीक है। ये हमारा तार था, इसके बराबर नए तार का आयतन होगा। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये है यहाँ पर बना है पाई आर, लेकिन इसकी जो है त्रिज्या थोड़ी अलग है, तो इसके लिए कैपिटल आर मान लो, और एच इसका स्मॉल है तो इसका कैपिटल मान लो, ठीक है। अब पाई से पाई काट दो, देखो आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी जो ऊंचाई है वो हमारी 8 सेंटीमीटर है। और आर स्क्वायर इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, इसकी त्रिज्या तो हमें निकालनी होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर समझो बात को, यहाँ पर त्रिज्या अगर हमें इसकी मिल गई, मान लीजिए इसकी त्रिज्या हमें मिल जाएगी। अब त्रिज्या जो मिलेगी, हमें तो व्यास चाहिए, हमें तो पूरा चाहिए, हमें सिर्फ इतना मिलेगा, तो हमें ये पूरा चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। तो त्रिज्या जो मिलेगी उसका दुगुना कर देंगे, तो इसकी जो है मोटाई निकल आएगी, ठीक है। तो हमें आर निकाल लेंगे, आर के बाद इसका दुगुना कर देंगे, और एच, इसकी एच कितनी है 18 है, ठीक है। चलो और ये कितना हो जाएगा, देखो 1 सेंटीमीटर है, तुम्हारा कितना है यहाँ पर 8 मीटर है। चलो देखो 1 गुणा ये सेंटीमीटर में है, लेकिन ये मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर दो। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 18 में 8 में कितने होंगे 800 सेंटीमीटर होंगे। तो ये सेंटीमीटर में कर दिया मैंने, ये आर स्क्वायर, ये भी 18 मीटर में है, तो 18 मीटर को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में हम निकाल देंगे सब कुछ, ठीक है। तो इसको जो है 18 मीटर को भी जो है गाइस यहाँ पर थोड़ी लगता है कि सब मिस्टेक हो रही है पढ़ने में बेटा। 8 सेंटीमीटर लंबा है, ये वाला जो है सेंटीमीटर में ही है, ये सेंटीमीटर में था, ये वाला मीटर में हो गया, तो ये हमारे पास जो है सेंटीमीटर में से रखेंगे, और ये मीटर में है, तो इसको जो है कर दो, इसको जो है किस में कर दो, सेंटीमीटर में कर दो, तो 100 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 × 8, और ये आर स्क्वायर गुणा 1800। अब आर स्क्वायर बराबर 8 ये 1800 हो जाएगा, ठीक है। अब काट सकते हो, 8 से कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा, 2 से काटिए, 2 चौकू 8, और 2 ने 18 और 0, और किससे काट सकते हैं 2 दूना 4, ऐसा कीजिए, बस इतना ही रखिए, ठीक है, 4 ही रखिए, आगे वर्गमूल निकाल देंगे इसका, तो हो जाएगा, ऊपर 4 है, नीचे अपने पास है 900, ठीक है। तो आर बराबर स्क्वायर हटा लेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो 4 यहाँ पर इतना हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो आर बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, उसके ऊपर 2 का वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 900 का 30 होगा, 30 होगा ना, 3 3 9 900, हाँ यही होगा, ठीक है। तो इतना हमारे पास आ जाएगा। अब काट सकते हैं, 2 1 2 2 1 2 2 5 6 10, तो आर बराबर हमारे पास त्रिज्या आ गई 1/15। तो ये हमारे पास जो है सेंटीमीटर में आई है, ये त्रिज्या आ गई है हमारे पास नए तार की। तो नए तार की त्रिज्या अगर इतनी है तो हमको मोटाई निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, मोटाई निकालनी है। तो यहाँ पर लिख दो कि नए तार की मोटाई बराबर 1/15 गुणा 2, क्योंकि त्रिज्या अगर इतनी है, यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना मिला है, हमें पूरा का पूरा चाहिए, तो 2 से गुणा करानी पड़ेगी, क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होगा, तो यहाँ पर गुणा करा देंगे, तो हो जाएगा 2/15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है इसकी मोटाई हो जाएगी, ठीक है। समझ गए बात को, क्वेश्चन को समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसके बाद उसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको माध्य निकालना है। देखिए माध्य अपने आप खुद निकाल लीजिएगा, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा और टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा हमारा, ठीक है। तो वो खुद कर लीजिएगा, हम आपको माध्य निकालना तो आता ही होगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, वीडियो मिल जाएगी, तो माध्य निकालना सीख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसमें देख लीजिएगा माध्य कैसे निकालते हैं, मैंने सिखा कर रखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, आराम से निकाल लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि समीकरण x - 3/x = 3 है, जहां x ≠ 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 बोर्ड एग्जाम में आने के हाईली चांसेस हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास समीकरण है x - 3/x = 3। हमें क्या करना है, इसको हल करना है, हल करके x का मान निकालना है,
ठीक है। x बराबर क्या होगा ये चीज़ हमको बतानी है। तो देखो यहाँ पर इसके बेटा कुछ तो 1 x की x से हो जाएगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 की 3 से हो जाएगा 3 बन जाए 3, यहाँ पर नीचे हो जाएगा x, और यहाँ पर इसके बेटा कुछ तो 1, यहाँ पर इसकी करा दो तो x स्क्वायर माइनस के 3, इसकी इधर करा दो तो हो जाएगा 3x, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर जो प्लस का 3x है इधर आएगा माइनस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है और बराबर में 0। तो हमारे पास ये जो है एक द्विघात समीकरण बन गई है। अब इसे तो हल कर ही लोगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बस तो इसे कर लो। तो धराचार फार्मूला लगा सकते हो आप। तो पहले तो इसमें से निकाल लो, ए बी सी का मान निकाल लो। तो यहाँ से a बराबर देखिए इसके बटे कुछ इसके गुणा कुछ नहीं तो 1 होगा, तो a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा माइनस का 3, जो a है ये b है और ये c है, तो ये b हमारे पास -3 और c बराबर हमारे पास भी -3 ही है। चलो मूल निकालने हैं इसके, तो मूल निकाल सकते हो धराचार फार्मूला लगा करके। तो धराचार लगा दो, धराचार्य सूत्र से। देखो बेटा अगर आपको मूल निकालने हैं तो किस विधि से निकालोगे, धराचार फार्मूले से लगाओगे। तो धराचार फार्मूला लगाना है आपको मूल निकालने के लिए। तो धराचार फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x बराबर देखो माइनस है तो माइनस b कितना है हमारे पास -3 है, प्लस माइनस √b², b हमारे पास -3 है, इसका स्क्वायर 4 × a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 3 है, बटा में 2a कितना है 1 है। तो यहाँ से हमारा देखिए आ जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 प्लस माइनस, यहाँ से हो जाएगा 3 × 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 12 और नीचे हमारा 2 × 2। तो x बराबर आ गया हमारे पास 3 प्लस माइनस, यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा 21, 12 8 20 और 21 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास आ गया 2। तो प्लस एक बार ले लो, एक बार माइनस ले लो, और आंसर आ गया हमारा प्लस लेने पर तो प्लस में ले लो, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस √21 बटा 2, और एक बार माइनस ले लो, माइनस लेने पर तो हो जाएगा देखो x 3। देखो समझो बात को, मैंने प्लस लिया, प्लस माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये प्लस में भी है माइनस में भी है, तो मैं प्लस पहले लूँगा। इस माइनस को नहीं लिया है, देख लीजिए मैंने, तो मैंने जब प्लस लिया तो माइनस को नहीं लिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस को लेंगे तो प्लस को नहीं लेंगे, तो ये प्लस को नहीं लेंगे, हम माइनस को लेंगे। तो हमारे पास 2 मूल निकले, इसके 2 आंसर होंगे, ये एक आंसर होगा और एक ये आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। चलो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए क्या है। चलो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है वो देखिए, कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। 8 मीटर ऊंचा जो है क्या है हमारे पास, मीनार है। चलो इस क्वेश्चन को हमें करना है। देखो इसको कैसे करेंगे, अड़ा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहाँ पर देखिए क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक मीनार बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक मीनार है, ठीक है। मीनार के सामने एक भवन है, ठीक है। चलो ये धरती पर दोनों खड़े हुए हैं ज़मीन पर, ठीक है। इसके बाद इससे इसको मिला दीजिए। सबसे पहले तो बताया गया है कि 8 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये भवन कितना है बेटा, 8 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। चलो भाई इतनी बात क्लियर है। यहाँ से बताया गया है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन का शिखर ये है और मीनार का शिखर ये है, तो इससे इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इससे अगर हम इसके शिखर से मीनार के शिखर को देखेंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। और इसके शिखर से पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। जो इसके साथ पाद का जो अवनमन कोण बन रहा है बेटा वो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बताया गया है, तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। हमको निकालनी है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बतानी है। देखो मीनार की ऊंचाई मान लेता हूँ h है और h वो निकालना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मान लो a, ये b और ये c, इसे d, इसे e मान लो। मीनार ये है तो इसकी ऊंचाई में h हमने जो है सपोज की है, तो h हमको निकालना है। ये अगर 8 है तो ये वाला भी 8 ही होगा। देखो आमने सामने की भुजा बराबर है, क्योंकि एक प्रकार का जो है आयत है, तो ED बराबर क्या होगा, चूँकि आप ऐसे लिख दीजिएगा, जो कि ED होगा वो BC के बराबर होगा, ठीक है। और जो CD होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका EB के बराबर होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए 8 सेंटीमीटर का ये है तो 8 सेंटीमीटर का ये भी होगा,
ठीक है। अगर ये मान लीजिए कितने का भी निकले तो वो इतना ही होगा, ठीक है, सेम होगा। चलो सबसे पहले आप छोटे त्रिभुज में चलिए। तो छोटा त्रिभुज हमारे पास ये है, त्रिभुज ए ई बी में। तो त्रिभुज ए ई वी में ये त्रिभुज है, इसमें पहले तो टेन थीटा लीजिए। आप जानते हो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो लंब बटा आधार, तो देखो टेन थीटा, इसका थीटा हमारे पास 60 डिग्री है और लंब अपने पास देखिए, हाँ यहाँ से ध्यान से देखिए, ये हमको जरूरत पड़ेगी ना इसमें, इस वाले त्रिभुज में लंब हमारा ये है, ए बी है लंब, तो हमें ये चाहिए होगा। तो देखो यहाँ पर पूरा का पूरा एच है और इतना हम घटा देंगे, इस पूरे के पूरे एच से हम इतनी चीज़ घटा देंगे, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा एच माइनस का 8। अगर हम पूरे एच से इस 8 को घटा देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एच माइनस 8 ही होगा। तो लंब हमारे पास हो जाएगा एच माइनस का 8 बटा आधार। आधार देखो, आधार हमारा क्या है, ईवी है। चलिए अब देखो टेन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 होता है। यहाँ पर हमारा एच माइनस का 8 बटा ईवी, इसके बटा कुछ तो 1, इसकी इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 ईवी, इसकी इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा एच माइनस के 8। यहाँ से अगर हम ईवी बराबर देखें तो ईवी बराबर आ जाएगा एच माइनस के 8 बटा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 कभी नीचे नहीं होता, अंडर रूट की संख्या कभी नीचे नहीं होती, तो इसको हटाने के लिए इसका हर परमेकरण कर देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। ऊपर नीचे लिख देंगे गुणा में, तो ईवी बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो इसकी ऊपर गुणा करा देंगे तो एच माइनस के 8 गुणा अंडर रूट 3, इसको ऐसे लिख लो इधर के लिए, और नीचे देखो अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से गुणा हो जाएगी तो नीचे 3 आ जाएगा। ये समीकरण मान लो पहली। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ई बी सी में, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलिए तो त्रिभुज ई बी सी में, या इस वाले त्रिभुज में चल सकते हैं, त्रिभुज ई डी सी में। चलो त्रिभुज ई डी सी में अगर आप इसमें चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें लेंगे तो देखो ये 45 है ना, ये पूरा का पूरा 90 है, तो कहने का मतलब ये वाला भी 45 ही होना चाहिए। तो अगर आप ये लेंगे तो हमें जो है आधार का मान रख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। चलो त्रिभुज ई डी सी ले लो, तो इसमें भी टेन थीटा ही लीजिए। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, ठीक है। चलो टेन थीटा, इसका देखो थीटा 45 है तो 45 लिख दो यहाँ पर, और लंब अपने पास कितना है, इसका 8 है। आधार कितना है, देखो आधार हमारे पास सी डी है, सी डी बोलो या डी सी बोलो, चलो मैं डी सी बोल देता हूँ। अब यहाँ से देखो टेन 45 का मान है 1 और 8 बटा सी डी। अब देखो इसके बटे कुछ तो 1, सी डी की 1 से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा सी डी बराबर 8 × 8। अब ऊपर देखिए समीकरण फर्स्ट में ध्यान से देखिएगा, समीकरण ई बी बराबर इतना दिया गया है। चूंकि आपने देखा जो ई बी है वो सी डी के बराबर है, तो कहने का मतलब ये ई बी जो होगा इस सी डी के बराबर होगा। तो हम टोटल ऐसे लिख सकते हैं कि सी डी बराबर ई बी बराबर इतना। तो यहाँ पर जो सी डी आया है वहाँ पर हम ये चीज़ रख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बराबर है। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे अंडर रूट 3 एच माइनस 8 बटा 3 बराबर 8। इसके बेटा कुछ तो 1। अब इसको सॉल्व करके जो है आंसर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चलो इसकी इधर गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू एच माइनस के 8 बराबर 3 × 8 = 24। अंडर रूट 3 के अंदर गुणा करा दीजिए तो अंडर रूट 3h माइनस का 8 अंडर रूट 3 बराबर 24। हमें h निकालना है तो h को यहीं पर रोक लो, और ये हमारे पास है 24, माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया 8 अंडर रूट 3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए h का मान हमको मिल जाएगा 24 + 8 अंडर रूट 3 बटा, ये गुणा में था बटे में आ जाएगा। अब नीचे नहीं होता तो इसको हटा दो, ठीक है। इसको हटाने के लिए हर परमेकरण कर देंगे हम, और ये गुणा कर लेगा अंदर, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 24 और प्लस 8 अंडर रूट 3, ये हमारे पास गुणा में है, और नीचे इसकी करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। बाकी आप इतना रखना चाहें तो इतना रख दीजिएगा, आंसर हमारा इतना भी सही है, ठीक है, मीटर में होगा। तो ये हमारे पास ऊंचाई हो जाएगी। बाकी अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अंडर रूट 3 की आप गुणा अगर करा देंगे तो अंडर रूट 3 की गुणा अंदर करा सकते हैं, तो हो जाएगा 24 अंडर रूट 3 प्लस यहाँ पर कराएंगे तो 8, और ऊपर हमारे पास देखो अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से होगी 3 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 8 दिया 24 और 24 कामन लेंगे, 24 कामन आ जाएगा तो अंडर रूट 3 प्लस 1/3 और 3 × 8 = 24। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर छोड़ना चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं, बाकी सिंप्लीफिकेशन आपको
आप करना चाहें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इतना छोड़ दो तो ज़्यादा बढ़िया है, बाकी यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। ठीक है, चलो इसके बाद जिसका अगला क्वेश्चन है उसे देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ के समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। इस देखिए जो सेट इंपॉर्टेंट होता है मैं वही कराता हूँ। ठीक है, तो सारे के सेट देखा कीजिए। ठीक है, सेट देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, बोला गया है एक शंकु है। ठीक है, एक ठोस है, वो शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर रखा हुआ है। अध्यारोपित का मतलब रखा हुआ, तो एक अर्धगोला बेटा है हमारे पास। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से हमने क्या किया, एक अर्धगोला बना लिया। चलो यहाँ पर अर्धगोले पर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है, यानी कि रखा हुआ है शंकु, और शंकु की जो त्रिज्या होगी वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी, क्योंकि उसी त्रिज्या बताया गया है। तो मान लेता हूँ कि इस अर्धगोले की त्रिज्या r है, तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दीजिएगा, माना शंकु की त्रिज्या r तथा इसकी ऊंचाई भी तो कुछ होगी ना, तो इसकी ऊंचाई में मान लेता हूँ h है, तथा ऊंचाई बराबर h, और इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। तिर्यक यानी तिरछी ऊंचाई को l से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर देखें ध्यान से, बोला गया है कि यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ के समान हो। अच्छा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ किसके बराबर है, शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर है, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है हमारे पास, देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr² और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। ठीक है, तो यहाँ से जो कट रहा है उसे काट दो। देखो यहाँ पर 2r है तो ये कट जाएगा, और पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारे पास इधर बचा है 2r और इधर बचा हमारे पास l, तो केवल l बचा ना यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर r और l की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, जो कि आप जानते हो l नहीं चाहिए, हमें ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो l की जगह पर हम लिख देंगे √ में h² + r²। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, √ में h² + r², क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है l बराबर होता है √ में h² + r²। इसकी जगह पर हम ये चीज़ रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर अब आपको मैंने बताया था पीछे शुरुआत वाले क्वेश्चन में कि जब आपको बराबर के इधर या इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड √ की संख्या दिखे तो वर्क कर दो दोनों तरफ। तो क्या करना है आपको, इधर भी दोनों तरफ वर्क कर देना है। तो लिख दो यहाँ पर दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग कराने पर, देखो 2r है ना, तो इधर भी वर्क करा दो, और इधर वर्क कराएंगे तो हमारे पास देखो वर्ग में लिख लो h² + r², इधर भी वर्क करके स्क्वायर से रूट कट जाएगा। देखो 2 दूना 4 दूना 8, सॉरी 2 दूना 4 r², और इधर हमारे पास बचेगा h² + r²। अब इसको सिंप्लीफाई करके ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास 4r² प्लस का r² इधर आएगा माइनस का r² हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास h² है, तो यहाँ से हमारे पास 3r² बचेगा, और ये हमारे पास h², गुणा में कुछ नहीं तो इसके 1 होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो r² / h² बराबर 1/3, क्योंकि देखो 1 की यहाँ से गुणा होगी तो यही आएगा, और 3 की r² से गुणा 3r² आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो स्क्वायर देखिए क्या है, दोनों पर है तो इसके ऊपर होल लगा लीजिए, r/h का होल स्क्वायर बराबर 1/3। होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटा लेंगे तो इधर जो है रूट लग जाएगा। तो हमसे बोला गया था कि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, देखिए अनुपात में मैंने लिखा है, स्क्वायर हटा लेंगे तो इधर रूट लग जाएगा 1/3। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, देखिए फाइनली आंसर आ गया हमारे पास, r/h बराबर √1 का 1 करेगा तो 1 ही आएगा, और √ जो है इसके ऊपर भी लगाए तो इसको भी लिख लो ऐसे करके। ठीक है, इसलिए त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात r/h बराबर आया हमारे पास 1/√3। r बट्टे की जगह पर अनुपात h, इस प्रकार से। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक।
ठीक है। इस टाइप से जो क्वेश्चन को किया है, देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाद में आप पीडीएफ मांगते हो तो मैं स्क्रीनशॉट लेने का जो है मौका दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसमें जो पीडीएफ खींचने में बड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अथवा वाला है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये हमें इसका जो है माध्यिका हमको निकालनी है। चलिए ये क्वेश्चन हम करा देते हैं, अथवा वाला क्वेश्चन है ना यहाँ, अथवा। चलिए हमें दिया गया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, हमें माध्यिका निकालनी है। माध्यिका यानी कि माध्य निकालना है ना, हमें माध्य निकालना है, और इधर बारंबारता है हमारे पास, ठीक है। देखिए अगर आपको माध्यिका निकालनी नहीं आती तो क्वेश्चन देख लीजिए, आपको माध्यिका निकालनी आ जाएगी। चलिए यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 10 और 10 से 20। क्वेश्चन ऊपर देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है पूरा का पूरा साफ साफ लिखा हुआ है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। और यहाँ पर है 4, 13, 18, 9, 6, ठीक है। ये चीज़ें इसको मिला दो और यहाँ से हमारा जो है हमें निकालना है माध्यक, माध्यक। देखो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए आपको। अब फार्मूला ही नहीं पता होगा तो आंसर कहाँ से निकालोगे। तो माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है। तो इसकी इन मानों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले CF निकालो। यहाँ पर देखो CF है ना, तो सबसे पहले CF बना लो। CF बोले तो संचय बारंबारता, तो संचय बारंबारता बनानी है। देखो संचय बारंबारता यानी CF बनाने की एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। देखो क्या होता है तरीका ये है, जो पहला वाला F हो ना, इसका ये F है ना हमारे पास, तो इसमें जो पहला हो उसको वैसा ही लिखे रहने दो। जैसे कि 4 है तो 4 को वैसा का वैसा ही लिखा रहने दो। फिर क्या करो, फिर तिरछे तिरछे जोड़ते जाओ। जैसे 4 था, 4 लिखा रहने दिया। फिर इसमें इसको जोड़ेंगे, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। फिर 17 में 18 जोड़ दो, 7 7 14 15 हो जाएगा, 1 1 2 1 3। अब इसमें इसको जोड़ दो, 9 5 14 44। अब इसमें से जोड़ देंगे तो आ जाएगा 50, ठीक है। दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले देखो जैसे मैंने पीछे बताया था, बहुलक में F1 सबसे पहले निकालते थे आप, तो इसमें आपको F निकालना है सबसे पहले। उसमें F1 बहुलक में सबसे पहले F1 ज्ञात करना है, और इसमें माध्यक में सबसे पहले F निकालना है, F1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, F निकालेंगे। तो F क्या होता है, F होता है सबसे बड़ा। इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा 18 भैया है। तो सबसे बड़े भैया हमारे पास 18 हैं, तो F1 जो होगा वो हमारा F1 नहीं है, F केवल F, ठीक है। तो F जो होगा वो हमारा कितना होगा, 18 होगा। F कितना होगा बेटा, 18 होगा। F के सामने वाला मैंने आपको बताया था L होता है, तो L हमारे पास हो जाएगा 20, L हमारे पास हो जाएगा बेटा 20। और H आपको बताया था अंतर। अब बताइए इनमें कितने कितने का अंतर है, इसमें 10 का अंतर है। और उसके बाद आपको देखो CF मिल जाएगी, और CF के बाद आपको L, ठीक है। देखो F ये है सबसे बड़ा F के सामने वाले के ऊपर वाला L होता है, सॉरी CF होता है। देखो F के सामने ये है, इसके ऊपर ये है, तो हमारे पास CF जो होगा वो होगा 17। तो जो CF है वो हमारे पास कितनी है, 17 है। ये CF लिखा हुआ तो यहाँ पर लिख दो 17, ठीक है। आगे देखिए, आगे कुछ हाँ n की जरूरत पड़ेगी। तो देखो n F का योग होता है। जब इन्हें जोड़ोगे तो 85 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आता है ना वो इनका योग होता है। तो आपका जो n हो जाएगा वो इन्हें जोड़ लो, ऐसा करो जोड़ लो, 6 4 10, 10 और 13 23, 23 में 9 जोड़ दो, 9 10 11 12, तो हो जाएंगे 32 8 40 50, तो 50 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50। आपको समझ में आ गया n कैसे निकालेंगे, F को जोड़ करके निकलता है, बस। अब इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो माध्यक निकालना है तो यहाँ पर लिख दो माध्यक बराबर L अपने पास 20 है, n अपने पास कितना है 50 है, CF अपने पास 17 है, F कितना है हमारे पास, H हमारे पास 10 है, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, ये 25 हो जाएगा ना, तो एक कम तो दोनों चला, ठीक है। यहाँ पर 25 माइनस 17 बटा 18 गुणा 10, ठीक है। काट दो, 2 5 10, 2 में 18, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस 3 5 3 8, 8 बटा 9, और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 20 प्लस 8 पंजा 40, इसके बेटे कुछ तो 1, यहाँ पर 9 2 18, और यहाँ से 40 और 9 एकम 9, यहाँ से हम जोड़ देंगे तो 180, 200 220 बटा 9, भाग देने पर कितना आएगा, 9 3 27, 9 2 18,
9 से 27 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूना 18, 19 20 21 22, 9 5 45, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 5 45 हो जाएगा 36, ठीक है यही आएगा, ठीक है लगभग 24.4 के लगभग में माध्यक आ जाएगा। तो इसका माध्य कितना आएगा, ठीक है समझ में आ गया क्वेश्चन। यहाँ से सॉल्यूशन किया, आपको मेरा जो मेन उद्देश्य था, मेरा जो मेन गोल था वो आपको ये बताना था कि एफ एल एच सी एफ और एन कैसे निकालते हैं। एक बार रिपीट करता हूँ, एफ वो होता है जो सबसे बड़ा होता है, एफ के सामने वाला एल होता है, एफ के सामने वाले के ऊपर वाला सी एफ होता है, एच अंतर होता है और एन कैसे मिलता है, इनको जोड़ने से एन मिलता है। समझ गए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। देखो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने जब पेपर दिया था तो ये क्वेश्चन आया था और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, लेकिन ये आपके सिलेबस से अभी 2024 के लिए हटा दिया गया है, तो इसे हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, आपका जो है आप पेपर होने वाले तो टाइम वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपके माइंड में इधर उधर की चीज़ें भरने से कुछ फ़ायदा नहीं है, जो क्वेश्चन आए वही देखिए, ठीक है। चलो अथवा वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका अथवा वाला भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, पहली कंडीशन। अगली दूसरी कंडीशन है वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ा जाता है, वे भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो, पॉइंट नोट करके लिख लो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैं करा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर भिन्न है, कह रहा है भिन्न निकालने के लिए जिसको निकालना होता है उसे मान लेते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख लो माना वह भिन्न x/y है। अब बटे में क्यों मान रहा हूँ, इसलिए मैं मान रहा हूँ क्योंकि बटे में होती है भिन्न, है कि नहीं, तो बटे में मान लेंगे। x और y का मान निकाल कर इसमें रख करके आंसर निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली शर्त में देखो, ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहां पर देखिए प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में बताया गया है वह भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। इसमें अंश कितना है, अंश है भैया x, ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। तो अंश में क्या बताया गया है कि अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश ऊपर है, इसमें से 1 घटा दो तो कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, बस अब आंसर आ जाएगा। देखो 3 की इधर गुणा करा दो, देखो 3x और 3 कम 3 y की 22 है, तो इसको ऐसा ही सेपरेट करके लिख लो, प्लस का y इधर ले आओ माइनस का y और ये माइनस का 3 बराबर 0। सिंपली इसको ऐसे लिख लो यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट बन गई, माइनस का 3 इधर गया तो प्लस का हो गया, ठीक है, समीकरण फर्स्ट बन गई। चलो इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर इसकी जो द्वितीय शर्त है उसको देखिए, द्वितीय शर्तानुसार देखो यहाँ पर जो इसकी दूसरी शर्त है उसे देखिए, कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। अच्छा भैया अब कि हर में 8 जोड़ना है तो 1/4 हो जाएगी। चलो तो हमारे पास जो भिन्न थी वो x/y थी, इसके हर में 8 जोड़ना है, ऊपर अंश है नीचे हर है, तो हर में 8 जोड़ोगे तो 1/4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 की x से गुणा करा दो 4x, इसकी इधर करा देंगे तो हो जाएगा y + 8, इसको ऐसा करके लिख लो, प्लस का y इधर ले आओ माइनस का, देन हमारे पास ये समीकरण बनेंगे सेकंड, ठीक है। अब इस समीकरण फर्स्ट को और सेकंड को विलोपन विधि से हल करके आंसर निकाल सकते हो x और y का, बहुत ही आसान हो गया। तो देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तब ये कट जाएगा y। तो समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 3x - y = 3 और ये हमारे पास है 4x - y = 8। देखिए इतना आपके लिए बोल रहे हैं, इतनी देर तक बोलते हैं तो आप लाइक नहीं करते हो तो लाइक जरूर कर दिया करो बेटा, ठीक है। लाइक करने से जो है हमें जो है प्रकार का मोटिवेशन मिलता है और बनाने की जो है प्रेरणा बढ़ती है, ठीक है। अब आप लोग लाइक नहीं करते हो तो ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग जो है वीडियो पसंद ही नहीं करते हो। आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आपको थोड़ा लाइक तो कर ही सकते हो ना, तो लाइक कर दोगे बेटा यार, कंजूसी मत किया करो, लाइक में कोई पैसा थोड़ी ना जाता है। देखो यहाँ पर घटाना है ना, तो घटाने में चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का, प्लस का है माइनस का। अब ये चीज़ कट जाएगी हमारी क्योंकि सेम है, प्लस माइनस है तो कट जाएगी। माइनस का 4 ज़्यादा है तो माइनस का आएगा, 4 से 3 गया बचा x, या माइनस का 8 ज़्यादा है तो माइनस का ही आएगा, यहाँ से 8 3 चला जाएगा तो 5 बचेगा, तो माइनस माइनस कट गया तो x बराबर हमारे पास आ गया 5। अब x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो, y का निकाल दो। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखता हूँ, पहले मैंने सेकंड में रखा था, आपके पास फर्स्ट में रखूँगा। फर्स्ट हमारे पास है 3x - y = 3, x की जगह पर 5 - y = 3, तो -y बराबर आ जाएगा, देखो 3 × 3 = 15। तो यहाँ से देखें आप
तो माइनस बाई बराबर माइनस के 12, तो बाई बराबर आ जाएगा 12। ठीक है। अच्छा, अतः वह भिन्न, हमने भिन्न क्या मानी थी बेटा, x बटा बाई मानी थी ना, तो x बटा बाई बराबर आ गया हमारा, देखो x का मान कितना आया 5 आया और बाई का मान आ गया 12, तो बेभिन्न हमारे पास हो जाएगी, भिन्न हमारे पास क्या हो जाएगी 5 बटा 12। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट करके लिख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अथवा वाला क्वेश्चन हो गया ना। इसके अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण का माध्य 62.8 है और सभी आवृत्तियों का योग 50 है, तो लुप्त आवृत्तियाँ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर F1 और F2 को निकालना है। देखिए यहाँ पर माध्य नहीं हो सकता, एक्चुअली बताऊँ मैं आपको, तो माध्य नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा माध्यक होना चाहिए था, इन्होंने माध्य लिखा हुआ है, लगता है कहीं पर इन्होंने मिस्टेक तो नहीं की है, निकालेंगे तो निकल नहीं पाएगा बच्चे। हाँ, तो ऐसा कीजिए, इसमें इन्होंने हो सकता है मिस्टेक कर दी हो, यहाँ पर मिस्टेक की गई है, माध्य नहीं माध्यक होगा, का लिखने को ये लोग भूल गए, तो माध्यक दिया गया है 62.8 और हमें योग भी दिया गया है, हमें F1 और F2 निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर x और y भी हो सकता है, माध्यक दिया गया है तो माध्यक बराबर फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हमारे पास देखिए वर्ग अंतराल है, क्वेश्चन इसकी स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, वहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ग अंतराल है और बारंबारता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, ये हमारे पास अंतराल हैं। और इसमें क्या है, हमारे पास आवृत्ति दी गई हैं, यानी कि आंकड़े दिए गए हैं 5 और यहाँ पर खाली F1 है। ठीक है, उसके बाद 10 है, इसके बाद F2 है एंड फिर 7 है, फिर 8 है। चलिए ये चीज़ हमको दी गई है। देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एक पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले CF बताएंगे, क्यों CF निकालेंगे, क्योंकि माध्यक निकालना और माध्यक में आपको पता है CF तो बनानी पड़ेगी। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको माध्यक दिया गया है 62.8। ठीक है, माध्यक कितना दिया गया है, तथा बारंबारता का योग, ये बारंबारता है, इसका योग कितना दिया गया है। देखो यहाँ पर इसको बारंबारता का जब आप जोड़ोगे तो इसका जो योग आएगा, इसका जो योग यानी n, ठीक है, योग क्या होता है n होता है, तो इसका योग कितना आएगा 5 आएगा, यानी F1 और F2 का मान जो निकालोगे, इसको रखोगे, फिर उसके बाद जोड़ोगे तो 50 ही आएगा। तो इसका जो योग दिया गया है वो दिया गया है 50। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमें F1 निकालना है और F2 निकालना है। समझ गए क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले CF बनाओ, मैंने पीछे आपको बताया था CF बनाना, तो देखो CF कैसे बनेगी। CF बनाने का तरीका होता है कि पहले वाले को सेम रखो, फिर उसके बाद क्रॉस में जोड़ते जाओ। 5 ऐसा लिख दिया, सेम था, अब जोड़ दो 5 में F1 जुड़ जाएगा, तो 5 प्लस F1, इसके साथ इसे जोड़ दो, इसके साथ सीधे जोड़ दो तो 15 प्लस F1, इसके साथ इसे जोड़ देंगे तो 15 प्लस F1 और F2 को भी जोड़ना है अब की बार, तो F2 को जोड़ लो, इसमें से जोड़ देंगे तो 5 7 12, हाँ 22 हो जाएंगे, तो 22 प्लस F1 प्लस F2 और इसके साथ इसे जोड़ देंगे, इसके साथ इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 30 प्लस F1 प्लस F2। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। CF बना लिया। अब देखो हम आपको बताने वाले थे एक पॉइंट, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माध्यक का सबसे नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। यहाँ पर F1 होगा या F2 होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन X या Y हो सकता है, F1 F2 हो सकता है, मतलब कोई 2 नंबर यहाँ पर देगा, रेंडमली कोई 2 नंबर देगा और उसको बताएगा कि ज्ञात कीजिए माध्य कितना है, योग बारंबारता का इतना है, तो आप यहाँ पर X Y निकालिए या F1 F2 निकालिए, या कुछ भी नंबर दे सकता है, रेंडमली कुछ भी नंबर दे सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माध्यक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या करेंगे अब यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको जो मैंने बताया था F निकालना पड़ता है, F निकालना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पर F कैसे निकलता है, F वे होता है जो सबसे बड़ा होता है। अब इसमें आप सबसे बड़ा देखेंगे तो सबसे बड़ा 10 है अभी इस टाइम, तो 10 होगा, 10 के तो F हमारे पास है 10 है। ठीक है, और L क्या हो जाएगा, देखो F के सामने वाला L होता है, तो इसके सामने हमारा 40 है, तो 40 हो जाएगा L। और CF क्या हो जाएगी हमारे पास, CF देखो F के सामने ये, इसके ऊपर वाला CF, तो CF हमारे पास हो जाएगी 5 प्लस F1। ठीक है, H यानी अंतर कितने का है इसमें, 20-20 का अंतर है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ को समझो, यहाँ पर बात को मैंने बताया था कि जो यहाँ पर आता है वही यहाँ पर होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो है इसके बराबर हमेशा आता है, इसका योग बराबर होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम इसलिए कह सकते हैं कि जो 30 प्लस F1 प्लस F2 बराबर होता है 50। ये चीज़ इसके बराबर होती है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से हमारे पास हो जाएगा F1 प्लस F2 बराबर, प्लस का 30 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तुम्हारे पास F1 प्लस F2 बराबर 30 40 50 20 आ जाएगा। समीकरण बन गई पहली, ठीक है, फर्स्ट समीकरण बन गई है। चलिए अब माध्यक बताया गया, तो माध्यक का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर आप जानते हैं माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F गुणा H। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। यहाँ पर मैंने फार्मूला को लिख लिया है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम। माध्यक कितना दिया गया है हमें माध्यक दिया गया है 62.8, तो यहाँ पर कर दो 62.8। L कितना है हमारे पास, L है हमारे पास 40, N हमारे पास 50 है, ऊपर देखिए क्वेश्चन, ठीक है। और CF कितना है हमारे पास, CF हमारे पास देखिए यहाँ पर 5 प्लस F1 है बटा F कितना है हमारे पास 10 है, H कितना है हमारे पास, H 20 है। चलिए ये चीज़ कट जाएगी यहाँ पर हमारे पास, तो ये प्लस का इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। तो 62.8 प्लस का 40 इधर आ जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। इधर हमारे पास देखो 2 दूना 4 2 5 6 10 यानी कि 25, कितना बचेगा यहाँ पर 25 माइनस, देखो माइनस है, देखो 25 बचा, 25 माइनस था माइनस, अब माइनस अंदर गुणा करा देंगे तो माइनस की 5 से प्लस को तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा F1। ठीक है, और ये जो है गुणा में 2 है, नीचे तो बटे में 1 बचा, तो उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब देखो घटा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 4 5 6 22.8 आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो 25 से 5 गए, हमारे पास कितना बचा 20 बचा, और ये F1 गुणा में 2 है, तो यहाँ से हमारे पास 22.8 बराबर गुणा करा देंगे 20 दूना 40 माइनस के 2 F1। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे हम। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इसके बाद आप इसको, ये हमारे पास क्या है 40 माइनस के 2 F1 बराबर में हमारे पास कितना है 22.8 है, तो यहाँ से माइनस का 2 F1 बराबर 22.8 प्लस का 40 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। देन आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ से देखिए 40 है, इसमें से 22.8 घटाना है ना मुझे, तो इसके यहाँ से देखिए, यहाँ से दहाई लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 9 10, यहाँ पर 9 7 8 9, और यहाँ पर 3 में से 2 गए 1 17, तो 17.2 बचेंगे, माइनस के माइनस कट जाएंगे, तो F1 हमारे पास आ जाएगा। देखिए 17.2 गुणा में था, बट्टे में आ जाएगा, 2 8 16 और 1 17 और 2 छंग 12। देन हम आप देख सकते हैं F1 जो आया वो आया है 8.6। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 8.6 आ गया। देखो F1 हमारे पास कितना आ गया 8.6। अब इस F1 का मान समीकरण फर्स्ट में रख करके F2 का निकाल सकते हो, तो लिख दीजिए यहाँ पर कि F1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, F1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट अपने पास है F1 प्लस F2 बराबर 20। ठीक है, अब यहाँ पर F1 अपने पास है 8.6 प्लस F2 बराबर 20, तो F2 बराबर 20, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो F2 बराबर देखेंगे आप, देखो 20 है ना, यहाँ पर पॉइंट में यहाँ से हम जो है घटाना है हमें, दहाई चलेंगे, दहाई 6 4 10, 4 बचेगा ना यहाँ पर, और 9 8 में से गया 9 11 11.4, कितना बचेगा 11.4 ही बचेगा ना। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बचा है, तो यहाँ से देख सकते हैं आपने F1 निकाला तो 8.6 आया, ये हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, F1 कितना होगा इतना होगा, और F2 हमारे पास इतना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, यही हमसे पूछा गया था, और ये आपके जो है 6 नंबर का क्वेश्चन था, आपने 6 नंबर प्राप्त कर लिए हैं, आपके जो है मार्कशीट में दर्ज होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सीख लो, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। चलो अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मुझे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाले होते हैं बहुत मजा आता है उन्हें करने में, सच में बहुत मजा आता है, और आपको भी मजा आएगा। देखिए अभी अथवा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 बराबर 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट, अरे बहुत ईजी भी बहुत है। देखो क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिख दो सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर हमको प्रूफ करना है कि tan थीटा
प्लस सेक थीटा माइनस 1/tan θ माइनस सेक थीटा प्लस 1 बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये चीज़ होगी, ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। देख लीजिए, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसी को देखिएगा, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले आप इस वाले पक्ष को ले लीजिए, LHS को ले लीजिए, टेकिंग द LHS साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये हमारे पास क्या है, tan θ सेक थीटा माइनस 1/tan θ माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये 1 है ना, तो 1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, देखो सेक 10 में है तो सेक 1 लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस 1 की जगह पर हम ये चीज़ जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा देखो tan θ प्लस 6 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में हमारे पास क्या है, देखो tan θ माइनस का सेक थीटा प्लस का 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखो यहाँ पर tan θ प्लस सेक थीटा, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट में माइनस, देखो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, सेक थीटा माइनस tan θ, सेक स्क्वायर है, स्क्वायर में है तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। देखो a की जगह पर सेक है, b की जगह पर tan है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में है। तब आप यहाँ पर जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। ये हमारा इस फॉर्मेट में है, ये वाला जो है इस फॉर्मेट में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे, देखिए ये थोड़ा जो है मझिला ब्रैकेट लगाओ, बीच वाला मिडिल ब्रैकेट। देखो a कितना है हमारे पास, यहाँ पर a जो है हमारे पास वो है सेक थीटा प्लस b कितना है हमारे पास, tan है, tan θ, फिर से ब्रैकेट, फिर है a फिर से वही है हमारा सेक थीटा माइनस tan θ। ठीक है, अब यहाँ से बटे में क्या था हमारे पास, बटे में ये चीज़ है हमारे पास, देखिए tan θ माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan θ, सेक थीटा प्लस tan θ दोनों तरफ है तो कॉमन निकाल लो यहाँ से, सेक थीटा प्लस tan θ हमने कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकाले तो क्या बचा हमारे पास, 1 बचा, माइनस था, माइनस लगा दो, यहाँ पर से चला गया तो 1 बचा, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, देखो ये चीज़ चली गई, 1 बचा, और यहाँ पर ये चीज़ है हमारे पास सेक थीटा माइनस tan θ। ये जो है मझला ब्रैकेट लगाओ, यहाँ से देखोगे आप tan θ माइनस सेक थीटा प्लस 1 हो गया ऐसे। तब बेटा जो है वो चिंता मत कीजिएगा, हो गया, अब आंसर आ गया। देखो सेक थीटा प्लस, देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। देखो 1 है तो 1 माइनस, अब अंदर गुणा करा दो, देखो माइनस की अंदर गुणा होगी तो ये प्लस का सेक है तो माइनस का सेक हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और बटे में हमारे पास क्या है, देखो tan θ माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, माइनस का सेक है, माइनस का सेक है, प्लस का 10 है, प्लस का 10 है, काट दो, बचा क्या यहाँ पर हमारे पास, सेक थीटा प्लस tan θ। अब देखो सेक थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो 1/cos, tan की जगह पर आप लिख सकते हो sin बटा cos। तो अब हो गया, लो सिद्ध हो गया। देखो नीचे एक जैसा है तो एक बार लिख देंगे, ऊपर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस sin θ और नीचे हमारे पास cos θ। यही हमको प्रूव करना था ना, देख लीजिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos θ, तो आ गया 1, माइनस लिख लिया मैंने क्या तो क्या दिक्कत हो रही क्या। देखिए यहाँ पर इन्होंने थोड़ी मिस्टेक ये लोग कर देते हैं, ये प्लस का है, ठीक है, ये मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सिद्ध करना था। समझ में क्वेश्चन आ गया, इसी तरीके से करना है। चलिए इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है वो नोट करके लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत बार जो है पूछा गया है और मेरे टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे और अभी भी इंपॉर्टेंट चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। 5वां देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के दो निर्देशांक क्रमशः ए और बी इतने हैं तो तीसरा निर्देशांक कितना होगा। 8वें क्लास का बच्चा कर लेगा, बहुत आसान है। देखो 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज बना लो। यहाँ पर हम बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम यानी सम, बाहु यानी
भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं सम हो यानी समान हो, तो जिसकी सभी भुजाएं समान होंगी वो समबाहु होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ए कह देंगे, इसे बी कह देंगे, इसे सी कह दें। ये क्या है हमारे पास, समबाहु है, समबाहु सभी भुजा बराबर। तो कह सकता हूँ कि जो ए बी होगा वो ए सी के बराबर होगा, और जो AC होगा वो BC के बराबर होगा। मतलब सभी भुजाएं मैंने बराबर, देखो तीनों भुजाएं बराबर लिख दी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मैंने देखो बराबर लिख दिया। क्यों, समबाहु है भैया, इसलिए। चलो यहाँ पर जो A के निर्देशांक दिए गए हैं वो हमको दिए गए हैं 3,0, जो B के निर्देशांक दिए गए हैं वो हमको दिए गए हैं 6,0। देन हमको C यानी तीसरा जो निर्देशांक है इसका निकालना है, निर्देशांक क्या होगा, तीसरा निर्देशांक बताना है। तो इसको मुझे पता नहीं, तो मान लेता हूँ X है और ये Y है। ठीक है, चलो इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए। तो यहाँ पर क्या है, सभी की दूरी बराबर है, AB बराबर AC बराबर BC। ठीक है, तब हम यहाँ पर दूरियों को बराबर दिखा सकते हैं अगर एक हिसाब से देखें तो AB की दूरी बराबर BC की दूरी बराबर AC की दूरी अगर हम कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। सबसे पहले AB की दूरी निकालो, AB की लंबाई निकाल लो। तो AB बराबर, देखो दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास AB क्या है, AB हमारे पास देखो A बिंदु हमारे पास है 3,0 और जो B बिंदु है वो हमारे पास 6,0 है। तो देखो यहाँ से AB बराबर आ जाएगा, देखो x2, ये x1 y1 x2 y2। देखो x2 हमारे पास कितना है, 6 है, x1 हमारे पास 3 है और प्लस इसका स्क्वायर लगा दो, y2 0 है और y1 हमारा जो है 0 है। तो यहाँ से हमारा जो है AB बराबर आ जाएगा, वो कितना आएगा, 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो AB आएगा बेटा वो आएगा 3 या 9। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें अगर ध्यान से तो AB बराबर 9 का वर्गमूल 3 आएगा। तो ये हमारे पास जो है AB की लंबाई आएगी। AB की लंबाई निकल गई। चलिए अब AB के बाद हम क्या करते हैं, AC की लंबाई निकालते हैं। AC की लंबाई तो बराबर हम वही फार्मूला लगा देंगे, फिर से अगेन से वही फार्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमारे पास जो बिंदु है उन्हें लिख लो सबसे पहले। तो A हमारे पास था 3,0 और जो B था वो था x, y। ठीक है, फिर से यही प्रोसेस है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारा देखो AC बराबर आ जाएगा x2, देखो यहाँ से x2 है तो x2 हमारे पास x है, x1 हमारे पास 3 है प्लस y2 हमारे पास 0 है, y2 y है और y1 हमारे पास 0 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा y माइनस का 0 तो y का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से स्क्वायर दोनों पर है तो हम जो है पूरा होल लगा सकते हैं। चलिए इसको इतना ही रखिए, होल मत लगाइए वहाँ यहाँ से, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। चलिए अब इतनी चीज़ क्लियर है। ये क्या आ गया हमारे पास, AC आ गया, AC बराबर आ गया, ये चीज़ हमारे पास AC बराबर आ गई है ये। ठीक है, चलो अब AC के बाद हम क्या निकालना है, हमें AB मिल गया, ऐसे BC निकालना है। तो BC निकाल लो। BC की लंबाई तो पहले BC बिंदु क्या है हमारे पास, B क्या है, B हमारे पास 6,0 है और C क्या है हमारे पास x,0 है, x,y है। ठीक है, चलो अब सिमिलरली यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा हमारा, x2 माइनस x1, x2 हमारे पास x है, ये हमारे पास 6 है, यहाँ से y माइनस 0 का होल स्क्वायर। देन आप यहाँ से देखेंगे अगर तो BC बराबर आ जाएगा हमारे पास ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 तो y का स्क्वायर। क्लास 8 का बच्चा खैर नहीं कर पाएगा, मैंने ऐसे ही कह दिया था, क्लास 8 का बच्चा कहाँ इतना लंबा कर पाएगा। हो सकता है यार कर ले, जो जीनियस बच्चे होते हैं वो कर लेते हैं। देखो BC मिल गया, AC मिल गया, AB मिल गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है ऊपर अगर देखें ये समीकरण, देखो समीकरण मान लो पहली, ठीक है, समीकरण पहली से देखो, समीकरण फर्स्ट से AB बराबर AC बराबर सब कुछ है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम AC और BC को बराबर डाल देंगे, क्योंकि सब कुछ तो बराबर है तो हम बराबर डाल देंगे तो कोई मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, AC बराबर कर देते हैं BC। ठीक है, क्योंकि बराबर है तो हम कर सकते हैं। तो AC देखो, AC हमारे पास क्या है, AC हमारे पास है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और BC कितना बेटा, BC हमारे पास है x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास देखो ये बचा x स्क्वायर,
इसको ऐसा कर लो, देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बाई स्क्वायर, इसे करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 छंग 12, ऐसे कर सकते हैं हम इसे। तो हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये 9 माइनस 6x प्लस बाई स्क्वायर बराबर बराबर हटा दो तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 36 है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस और प्लस है तो माइनस और बराबर में 0। ये प्लस बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर कट गया, ये चीज़ जो है कट जाएगी। तो हमारे पास देखो माइनस 6x और माइनस का 12 प्लस का 12x तो घट जाएंगे, तो हमारे पास 6x बचेंगे, प्लस के ज़्यादा तो प्लस के बचे, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, 36 से 9 चला जाएगा तो 5 25 25 ही तो बचेगा ना, 25 ही बचेगा 25 नहीं बचेगा यार, कितना बचेगा 9 27 16 में से 9 जाएंगे तो 27 बचेंगे यार, गलती हो रही है मुझसे, 27 बचेंगे, ठीक है, और बराबर में 0। ठीक है, सब कुछ सही जा रहा है ना बिल्कुल। चलिए तो हमारे पास देखो 6x बराबर आ जाएगा 27, तो x बराबर आ जाएगा देखो 27 बटा 6, 3 m 27 और 3 m 27, 3 दूना 6, तो हमारे पास जो x बराबर आ गया है वो आ गया 9 बटा 2। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो x बराबर आ गया 9 बटा 2। अब x का मान मिल गया, अब इस x का मान आप समीकरण किस में रख सकते हो, समीकरण इसमें रख सकते हो, समीकरण फर्स्ट में इसमें रख दीजिए, इसमें ये वाली यहाँ पर इसको समीकरण फर्स्ट मान लो यहाँ पर और इसमें रख दीजिए। चलिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट अपने पास क्या थी, देखो ऐसा कीजिए, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसे जो है क्लियर है ना, यहाँ पर ऐसा कीजिए, यहाँ पर 2 मिनट रुकिए, इसे समीकरण फर्स्ट रहने दो मानने को, रैंडमली यहाँ पर डायरेक्ट नहीं मान सकते हो। ऐसा कीजिए, यहाँ पर x का मान मिल गया ना मुझे और मुझे y का मान निकालना है अभी, तो इस x का मान आप किस में रख सकते हो बताओ, इसमें रख दोगे तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, BC बराबर क्योंकि AC, हाँ ऐसा कीजिए आप जो है, ऐसा कीजिए ये जो BC है, ये जो BC है या AC को ले लो, जो AC है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो AC को अब AB के बराबर डाल दो। ठीक है, तो ऐसा कीजिए AC बराबर क्या कर दीजिए, AB कर दीजिए। ठीक है, तो AC जो हमारे पास क्या थी, AC हमारे पास ये थी, देख लीजिए AC हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए AC यही थी ना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर AB हमारे पास कितना आया था बेटा, 3 आया था, AB 3 आया था ना, तो यहाँ पर 3 रख दो और आंसर आ जाएगा। देखो थोड़ा तो लंबा पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पर हमने बताया था कि अगर बराबर के इधर या इधर अंडर रूट की संख्या आ जाती है तो वर्ग करना पड़ता है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, फिर तो दोनों वर्ग करने पर तो इधर वर्ग करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर, इधर करोगे 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 प्लस 2ab माइनस 2ab 2 तिया 6x। ठीक है, और ये प्लस का बाई स्क्वायर है और बराबर में 9, यहाँ से x का मान रख दीजिए, चूँकि आप जानते हो x बराबर क्या है, 9 बटा 2 है, तो यहाँ पर रख देंगे हम x की जगह पर 9 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6, x की जगह पर कितना है 9 बटा 2 है प्लस बाई स्क्वायर बराबर 9। ये चीज़ जो है कट जाएगी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में आ जाएगी और बराबर में 0 पहुँच जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये 2 तिया 6 हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा देखो 9 ने 81 बटा 2 दूना 4 माइनस, ये चीज़ कट गई थी ना, तो 3 ने 27 प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब फिर से हमको जो है पेज दूसरा लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन करना है, देखो इससे गुणा करा दे 81 आ जाएगा, इसकी इधर कराएंगे 4 7 28, 4 दूना 8 9 10 बटा 4 और प्लस का बाई स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का बाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आप घटाएंगे तो 81, तो 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास 10 में से 8 9 10 2 27 बचेगा माइनस के, और इधर हमारे पास क्या है 4 है और यहाँ पर है हमारे पास इतना माइनस का बाई स्क्वायर, तो माइनस का बाई स्क्वायर माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से हमने देखा कि बाई स्क्वायर बराबर आया हमारे पास 27 बटा 4, तो बाई बराबर स्क्वायर हटा लेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 27 बटा 4 हो जाएगा। देन आप अगर देखें तो 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 27 के ऊपर
रूट लगा दीजिए और यहाँ पर देखो इसके ऊपर भी लगाए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, इसलिए y बराबर हमारे पास आ गया। देखो 27 को आप लिख सकते हो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 बटा 2, ये हमारे पास जो है आंसर आए हैं। तो आपने देखा कि x बराबर आ गया 9 बटा 2, y बराबर आ गया 3 अंडर रूट 3 बटा 2, इसलिए 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 वह तीसरा बिंदु x कितना आया था बेटा, x कितना आया था, x आया था 9 बटा 2, ठीक है 9 बटा 2 कामा बाई कितना आया हमारे पास 3 अंडर रूट 3 बटा 2, ये हमारे पास जो है बिंदु आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा बिंदु आएगा इतना 9 बटा 2 कामा 3 इंटू अंडर रूट 3 बटा 2, ठीक है। वीडियो रिवर्स करके देख लो, ये वाला जो क्वेश्चन है फिर से रिवर्स करके देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है, शर्माने वाली कोई बात नहीं है उसमें, जो है देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए चलो आगे अगला जो क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल यही है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से संबंधित, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री ना, जो निर्देशांक ज्यामिति उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक इतने हैं, तो त्रिभुज के तीनों निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के तीनों निर्देशांक निकालने उसके मध्य निर्देशांक दिए गए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वैसे तो इतना नहीं है, खैर इसको इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, बाकी से देख लीजिए, ठीक है। चलो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज ABC है, ठीक है, त्रिभुज ABC है तो त्रिभुज ABC बना सकते हैं हम, और इसका देखिए AC का मध्य बिंदु ये होगा, मध्य का मतलब बीच का बिंदु, तो बीच का बिंदु ये है, इसका बीच का बिंदु ये है और इसका बीच का बिंदु ये है, ठीक है। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। ये जो यहाँ पर P दिया गया है वो दिया गया है 3,4, और जो Q दिया गया है वो हमें दिया गया है 8,9, जो C दिया गया है वो हमें को दिया गया 6,7। ये हमको जो है निकालनी, ये और ये तीनों निकालने हैं की बात। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चों का यहाँ पर क्या है डाउट रहता है, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्या हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, 3,4 को यहाँ पर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, कहीं पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं क्रमशः बोला गया है तो दिक्कत तो हो जाएगी, दिक्कत तो हो जाएगी भाई। 3,4 बीच में लिख लिया, चलो सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो ऐसे ही लिख लो, ठीक है। चलो अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ए हमारे पास है, इसको मान लो कुछ, ये पहला वाला मान सकते हो x1 कामा y1 है, ये दूसरा निर्देशांक मान लो x2 कामा y2, ये तीसरा मान लो x3 कामा y3, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, मध्य निर्देशांक है, ठीक है। तो चूंकि ऐसे लिख दे, चूंकि AC में ये क्या है, ये P जो है AC का मध्य बिंदु है, इतनी लाइन लिख दीजिएगा, P AC का मध्य बिंदु है, इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ये x है, ये y है। तो x बराबर क्या होता है बेटा, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। x में हमारे पास 3 है, और x1 और x2 हमारे पास, ये कि x1 में x है और x2 हमारे पास क्या है, x3 है बटा 2, ठीक है। और y देखो कितना है हमारे पास, 4 है, y1 हमारे पास y1 ही है, y2 हमारे पास क्या है, y3 है बटा 2, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके बेटा कुछ तो 1, इसकी इधर गुणा करा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या, x1 प्लस x3 बराबर 2 तिया 6, ये समीकरण मान लो पहली। आगे देखिए, यहाँ पर इसके बेटे कुछ तो 1, इसकी इधर गुणा करा दे तो y1 प्लस y3 बराबर 2 चौकू 8, ये समीकरण बन गई हमारे पास, कौन सी बन गई, सेकंड, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब देखो AC में हो गया, अब AB में देखो इसी प्रकार करेंगे। तो AB में x बराबर, फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, x बराबर x1, इसमें देखिए A और B, इसमें हमारे पास देखो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, तो x हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 8, फार्मूला एक बार लिख लेता हूँ मैं, x हमारे पास इसमें देखिए 8 है, x1 हमारे पास इसमें x1 ही है, AB में चल रहे हैं ना तो x1 ही है, और x2 हमारे पास इसमें x2 ही है, x1, ठीक है बटा 2, और ये 9 है, यहाँ पर y1 और y2 सेम है, ठीक है बटा 2।
तो इसलिए मैं कह सकते हैं कि x इसके बेटे को चलो 1 इसकी इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बराबर 2 × 16। ये समीकरण हमारे पास हो जाएगी थर्ड। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखो इसके बेटे को चलो 1 इसकी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा y1 प्लस y2 बराबर 2 नेम 18। ये समीकरण हमारी हो जाएगी फोर्थ। ठीक है, अब इसी प्रकार हम ए सी में हो गया, ए बी में हो गया, बी सी में करेंगे। वी सी में देखो 6 नंबर के क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत जो है परेशान करेंगे। लंबा तो क्वेश्चन होगा, लंबा तो क्वेश्चन होगा, ये गारंटी से कह सकता हूँ। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो भैया ऐसे ही थोड़ी ना 6 नंबर मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब बी सी में देखो, बी सी सिमिलरली यहाँ पर देखो ये एक्स हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स हमारे पास फिर से ये फॉर्मूला लगाइए, एक्स बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 कामा बाई बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। देखो इसमें x हमारे पास 6 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो x इसमें 6 है तो कर दो यहाँ पर x1। इसमें हमारे पास x1 इसको मान लीजिए x3 को, और x2 हमारे पास x2 ही है। इसी प्रकार से बाई में कितना है हमारे पास? बाई देखिए बाई 7 है, बाई1 हमारे पास बाई 3 है, बाई 2 हमारे पास बाई 2 ही है, और ये 2। तो इसकी यहाँ इसके बेटे को जो 1 इसकी गुणा करा देंगे तो हो जाएगा x3 प्लस x2 बराबर 2 × 12। समीकरण बन गई फिफ्थ। इसी प्रकार से देखो इसके बेटे को जो 1 इसकी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा बाई 3 प्लस बाई 2 बराबर 2 × 14। आप कहोगे इतनी सारी समीकरणें बना डाली हैं, अब इससे क्या होगा? इससे अब हो गया, अब तो समझो हो गया। यही चीज़ें जो थी इंपॉर्टेंट थी। अब इन जो 6 समीकरण बनी है इनको हल करके x1 बाई 1 x2 बाई 2 x3 बाई 3 इनका मान निकाल सकते हैं। x2 बाई 2 x3 बाई 3 का बस आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा आप x1 x3, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है देखिए x1 ये चीज़ है, तो समीकरण सेकंड को थर्ड से घटा सकते हैं। देखो x1 मिल रहा है तो घटा देंगे समीकरण सेकंड माइनस थर्ड। ठीक है, तो क्या करते हैं समीकरण सेकंड से थर्ड को समीकरण फर्स्ट से थर्ड को घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, समीकरण फर्स्ट माइनस इस वाली समीकरण से इस वाली थर्ड को घटा देंगे, ये हमारे पास थर्ड है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो है x1 प्लस x3 बटा x1 प्लस x3 बराबर 6। ठीक है, ये हमारे पास है, पहली देख लीजिए यही तो है ना, x1 प्लस x3 बराबर 6। और थर्ड हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 बराबर 16। तो घटाएंगे तो चिन्ह जो है बदल जाएंगे, तो ये चीज़ कट जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा देखिए x3 माइनस x2 बराबर यहाँ पर माइनस का 10। ये हमारे पास समीकरण मान लो ए। अब देखो फिर से समीकरण बन गई। अब x3 और x2 देखिए कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर देखो x3 x2 यहाँ पर मिल रहा है ना, तो आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं फिर से समीकरण b माइनस ए। समीकरण b माइनस ए, b हमारे पास क्या है देखिए x3 प्लस x2 बराबर 12। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। और ये है ना हमारे पास b है और a को घटा रहे हैं, तो a हमारे पास ये है, तो इसको लिख लीजिए। और घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो ये चीज़ कट जाएगी, प्लस प्लस ये हो जाएंगे 2x2 बराबर यहाँ से हमारे 10 और 12 जोड़ देंगे तो 10 20 22। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 कम 2 2 कम 2। तो जो x2 आ रहा है बेटा वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 11। ठीक है, ये हमारे पास जो है x2 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है x2 हमें मिल गया। अब इस x2 का मान आप समीकरण a में रख करके x3 का मान निकाल सकते हैं। तो x2 का मान समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में रख देंगे तो x3 मिल जाएगा। देखो x3 माइनस x2 की जगह पर 11 रख दो, और बराबर में हमारे पास माइनस का 10 है, तो माइनस का x3 बराबर माइनस का 10, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x3 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1। ये हमारे पास आ गया, तो x2 और x3 मिल गया। अब इस चीज़, ये इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बाई में आओ, अब क्या कर सकते हो, आपको x3 मिल गया। अब इस x3 का मान आप जो है कहाँ रख सकते हो, इसमें रख सकते हो। इसमें इस x3 का मान, जब इस x3 का मान इस वाली में रखोगे तो x वगैरह का मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि x3 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि x1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर।
समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x1 प्लस x3 कितना है हमारे पास 1 है और ये 6, तो x1 बराबर हमारे पास आ जाएगा कि x1 बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। तो x1 हमारे पास आ गया 5, ये और ये हमें मिल गए। अब इस x1 का मान आप कहाँ रख सकते हो, इस x1 हमें x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 मिल गया, x1 x2 देखो x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 मिल गया, तो चीज़ें मिल गई। अब बाई में आओ, अब बाई में देख लो y1 और देखो y1 y3 और ये y1 y2, तो आप ऐसा कीजिए समीकरण सेकंड को, इस समीकरण सेकंड को इस फोर्थ से घटा दीजिए, तो समीकरण अब देखो यहाँ पर x1 का काम हो गया। अब देखो यहाँ पर अगले वाले में चलते हैं, 2 मिनट रुकिए अभी थोड़ी, ठीक है। देखो यहाँ पर x का काम हो गया ना, अब b का निकाल लो। समीकरण x1 x2 x3 मिल गया, y1 y2 y3 निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। इस सेकंड से इस फोर्थ को क्या करते हैं बेटा, घटा देते हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या है, देखो y1 प्लस y2 बराबर 8, y1 प्लस y3 बराबर 8, और ये हमारे पास क्या है y1 प्लस y2 बराबर 18। अब ये चीज़ जो है कट जाएगी और यहाँ से हमारे पास देखो कट चिन्ह बदल गए ना, तो y3 माइनस y2 बराबर यहाँ से हमारे पास क्या बचेंगे माइनस के 10। समीकरण बना लो ए बना चुके थे तो b बना लो इसको, ठीक है। अब y3 y2 कहाँ है हमारे पास, y3 y2 ये है हमारे पास समीकरण सिक्स्थ में। तो समीकरण सिक्स्थ से अब जो है इसको घटा दीजिए, समीकरण सिक्स्थ से इस b वाली को घटा देंगे। तो सिक्स्थ क्या है हमारे पास y3 प्लस y2 बराबर 14, और ये हमारे पास b कितनी है y3 माइनस y2 बराबर माइनस का 10। घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो कटेगा क्या हमारे पास, ये चीज़ कट जाएगी, यहाँ से y2 हो जाएगा 2y2, और यहाँ से हमारे पास 10 20 24 काट देंगे, 2 कम 2 2 दूना 4, तो y2 हमारे पास आ जाएगा 12। अब y2 का मान समीकरण b में रख दीजिए, y2 का मान समीकरण b में, ठीक है, समीकरण b में। समीकरण b हमारे पास क्या है y3 माइनस y2 की जगह पर 12 रख दो, और ये माइनस का 10 है, तो y3 बराबर माइनस 10, ये माइनस का उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y3 बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। ये y3 मिल गया, y2 मिल गया, y1 बचा है। तो अब y1 कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से सेकंड से। समीकरण सेकंड में y1 प्लस y3 बराबर 8 है, तो समझ देखो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड हमारे पास क्या थी बेटा, y1 प्लस y3 बराबर 8, y1 प्लस y3 बराबर 8, यही है ना, y1 प्लस y3 बराबर 8 ही है, ठीक है, यही है, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखिए y1 प्लस y3 की जगह पर 2 और ये 8, तो y1 बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2, तो y1 बराबर आ जाएगा 6। अब इतनी चीज़ क्लियर है। अब हमारे जो है निर्देशांक आ गए हैं, अब जो है आंसर आ गया है। कहाँ आ गया क्वेश्चन, अभी 2 मिनट रुको, क्वेश्चन ये है, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन यहाँ से है। अब देखो यहाँ से, इसलिए त्रिभुज के तीनों निर्देशांक A B C क्रमशः पहला क्या था, A क्या था हमारे पास x1 कामा y1, तो x1 कामा y1 कितना आया बेटा, देखो x1 हमारे पास कितना आया था, देखो यहाँ से देखिए x1, तो A क्या था, A था x1 कामा y1, तो x1 हमारे पास आया था 5 कामा y1, x1 इतना है और y1 x1 कामा y1, तो y1 कितना है हमारे पास, y1 हमारे पास 6 है, तो 5 कामा 6, ठीक है। और b क्या था, b हमारे पास था, देखो b था हमारे पास x2 कामा y2, तो यहाँ पर देखो x2 हमारे पास क्या है 11 है, तो हो जाएगा 11 कामा y2 क्या है हमारे पास, देखो y2 हमारे पास है 12, ठीक है, ये 12 लिख दो। और a b c कितना था हमारे पास x3 कामा y3, तो x3 कामा y3 देखो यहाँ पर x3, तो x3 कहाँ है भैया, x3 हमारे पास ये है 1 है, x3 कितना है 1 है, तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा 1, ठीक है। और y3 कितना है हमारे पास, y3 हमारे पास 2 है, तो ये हमारे जो है तीनों निर्देशांक आए हैं, ठीक है, ये हमारा जो है आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से जो है इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा करना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा लेंथी था, बाकी 6 नंबर का था तो इतना जो है करना पड़ता है।
इस टाइप से जो है हमने आपको दीर्घ उत्तरीय का जो पहला वीडियो था पार्ट 1 था वो बता दिया। पार्ट 4 बचे हैं, उनको देख लीजिए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा आपका, गारंटी से कह सकता हूँ इस बात को। एक भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो छूट जाए तो मुझसे कहना। ऑब्जेक्टिव के 5 वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव तो छूटेंगे, बिल्कुल नहीं छूटेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। और विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न की ये पहली वीडियो है, 4 वीडियो वो भी आएंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देख सकते हैं। नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। 4 वीडियोज़ आएंगी तो उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नहीं छोड़ने हैं तो 95% बनाने हैं तो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।